नमस्कार। पिछले महीने की जो सुर्खियां हैं उन्हें एक साथ देखें तो सच में दिमाग घूम जाता है। एक तरफ बांग्लादेश में दंगे, फिर दिल्ली में 13 साल बाद एक आतंकी हमला, और फिर बिहार में चुनावी भूचाल, और इन सब के बीच माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भारत में पैसों की बारिश। तो ये सारी खबरें एक साथ एक एक बड़ी अजीब सी तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ वो भारत है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर का दांव लगा रही हैं, और दूसरी तरफ वही भारत है जो अपनी आंतरिक सुरक्षा और सिस्टम की कमजोरियों से जूझ रहा है। तो सवाल यह है कि असली भारत कौन सा है। आज हम इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इन घटनाओं का असल में मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पड़ोस से। बांग्लादेश में जो हुआ वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। एक 32 साल के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी, उनकी मौत के बाद पूरा ढाका जैसे सुलग उठा। लेकिन यह सिर्फ एक आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। प्रदर्शनकारियों में द डेली स्टार और प्रथम आलो, देश के सबसे बड़े अखबारों के दफ्तरों को आग लगा दी। पत्रकार घंटों तक फंसे रहे, उन्हें सीढ़ियों से निकालना पड़ा। प्रेस पर ऐसा सीधा हमला ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये गुस्सा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत पर नहीं है। ये प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की जो नाजुक राजनीतिक स्थिरता है उसका पहला बड़ा विस्फोट है। जब सत्ता बदलती है और नई व्यवस्था अभी ठीक से जमी नहीं होती, तो उस वैक्यूम में अराजकता बहुत जल्दी फैलती है। और जब भीड़ मीडिया को निशाना बनाने लगे तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का संकट नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। ये दिखाता है कि देश की जो संस्थाएं हैं वो कितनी खोखली हो चुकी हैं। और ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं लग रही है। हमारे सूत्रों में म्यांमार का भी जिक्र था, जहां संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे रहा है कि आने वाले चुनाव वो सिर्फ एक दिखावा हो सकते हैं, डर और दमन के माहौल में चुनाव। तो क्या ये पूरे दक्षिण एशिया में एक पैटर्न बनता दिख रहा है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खतरे में हैं? हाँ, ये एक क्षेत्रीय चलन है। बिल्कुल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन दोनों जगहों पर हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को या तो कमजोर किया जा रहा है या उन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। और देखिए, जब आपके पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी तपिश वो आप तक भी पहुंचती है। इस तरह की अस्थिरता अक्सर कट्टरपंथी ताकतों को पनपने का मौका देती है, जिसका असर फिर सीमाओं के पार भी महसूस होता है। और शायद उसी तपिश का एक भयानक रूप हमने 10 नवंबर को दिल्ली में देखा। 13 साल के लंबे अंतराल के बाद राजधानी में एक आतंकी हमला हुआ। लाल किले के पास कार बॉम्ब धमाके में 12 से 15 लोगों की जान चली गई। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो हमलावर की पहचान है। आत्मघाती हमलावर फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर था, डॉक्टर उमरुन नबी। ये बात समझ से परे है। और यही इस घटना का सबसे खतरनाक पहलू है। ये हमारे उस पुराने विचार को तोड़ता है कि आतंकवाद गरीबी या अशिक्षा की देन है। जब एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर इस रास्ते पर चलता है तो ये कट्टरपंथ के एक नए, ज्यादा खतरनाक चेहरे को उजागर करता है। मतलब है कि समस्या सिर्फ सीमा पर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के पढ़े लिखे तबके के अंदर भी है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा एक और है, जिसकी तरफ जांच ने इशारा किया। अब जम्मू कश्मीर के पावर प्लांट वाली बात कर रही हैं, जहां 29 कर्मचारियों के आतंकी संबंध पाए गए। जी, वो महज एक आंकड़ा नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब हमारे पावर प्लांट, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमारी परिवहन व्यवस्था, वो कितनी असुरक्षित है। असली खतरा ये नहीं है कि कोई बाहर से आकर हमला करेगा, बल्कि ये है कि जो लोग उस सिस्टम को चला रहे हैं वही उसे अंदर से खोखला कर दें। हमारी सुरक्षा की परिभाषा अब पुरानी हो चुकी है। हम सीमाओं पर दुश्मन ढूंढ रहे हैं, जबकि खतरा शायद हमारे पावर ग्रिड डिजाइन करने वाले के बगल में बैठा हो। ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हर देश अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। जैसे हमारे स्रोतों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण था। अमेरिका में यूनिवर्सिटी में गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम ही बंद कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने बॉन्डी बीच हमले के बाद एक गन बायबैक योजना शुरू कर दी। हर देश का अपना तरीका है। और ये तरीके उस देश की राजनीति और समाज को दर्शाते हैं। एक देश इमिग्रेशन पर नकेल कसता है, दूसरा अपने ही नागरिकों से हथियार वापस खरीदता है। ये दिखाता है कि सुरक्षा के खतरे से निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। भारत को भी इस नई चुनौती से निपटने के लिए
अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा। यहाँ पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ हमारी सुरक्षा एजेंसियां हमारी ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ का पता लगा रही हैं और लगभग उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट, वो भारत में और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने का ऐलान करती है। ये विरोधाभास हैरान करने वाला है। ये सिर्फ विरोधाभास नहीं है, यही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी पहेली है। माइक्रोसॉफ्ट का 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश, यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एशिया में उनका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भारत की डिजिटल क्षमता पर एक बहुत बड़ा भरोसा है। सत्या नडेला का खुद आकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना और एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बड़े निवेश की घोषणा करना, ये दुनिया को एक संदेश देता है कि टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए भारत एक पावर हाउस है और चीन का एक मजबूत विकल्प है। इसी वैश्विक भरोसे के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो हमें इंडिगो संकट में देखने को मिला। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन एक ही दिन में अपनी 1600 उड़ानें रद्द कर देती है। एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसे हुए हैं, चारों तरफ अफरा तफरी। तो एक तरफ सत्या नडेला भारत के भविष्य पर दांव लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने पायलटों का शेड्यूल तक ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। एक ही देश की ये दो तस्वीरें कैसे मुमकिन है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इंडिगो का संकट इस पहेली का सबसे सटीक उदाहरण है। हुआ ये कि डीजीसीए यानी हमारे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलटों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए। ये कोई मनमाने नियम नहीं थे, ये पायलटों की थकान को कम करने के लिए बनाए गए थे, जो वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप थे, जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने पायलटों का साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया। तो इसमें समस्या कहाँ थी? ये तो अच्छी बात है। समस्या इंडिगो के बिजनेस मॉडल में थी। उनकी सफलता का राज था लीन स्टाफिंग, मतलब कम से कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा काम चलाना। उनका पूरा सिस्टम कम मार्जिन पर चलने के लिए बना था। उनके पास इतने अतिरिक्त पायलट थे ही नहीं कि वो इन नए नियमों का पालन कर पाते, वो भी छुट्टियों के सीजन में। जो मॉडल उनकी ताकत था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ये दिखाता है कि भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तो आसमान छू रही हैं, लेकिन हमारे घरेलू ऑपरेशनल सिस्टम वो अभी भी जमीन पर हैं और तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मतलब ये कि हम बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पैर अभी भी कमजोर हैं। और ये खींचतान सिर्फ अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में ही नहीं, राजनीति में भी दिखती है। बिहार के चुनाव नतीजों को ही देख लीजिए। एक ऐतिहासिक जीत, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये बिहार की राजनीति में एक भूचाल था। बीजेपी पहली बार राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस परिणाम का महत्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरणों की ओर इशारा करता है। बिहार जैसे मतलब इतने जटिल सामाजिक समीकरणों वाले राज्य में बीजेपी का इस तरह से उभरना, ये दिखाता है कि उनकी राजनीतिक रणनीति और पकड़ कितनी गहरी हो चुकी है। और जब घरेलू राजनीति इतनी मजबूत होती है तो उसका असर वैश्विक मंच पर देश के आत्मविश्वास में भी दिखता है। शायद इसीलिए हम यूक्रेन शांति वार्ता जैसी मतलब एक जटिल कूटनीतिक बिसात पर भी अहम चालें चलते देख रहे हैं। बर्लिन में महीनों बाद सबसे गंभीर बातचीत हुई। बिल्कुल। और उस बातचीत की डिटेल देखें तो पता चलता है कि कूटनीति अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। वहां नाटो शैली की सुरक्षा गारंटी, एक विसैनिकृत क्षेत्र यानी डिमोलिटराइज जोन बनाने जैसे मुश्किल मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन जो सबसे दिलचस्प कदम था वो यूरोपीय संघ का था। उन्होंने यूक्रेन को 90 बिलियन यूरो का भारी भरकम कर्ज देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ। अच्छा, शर्त क्या थी? शर्त ये नहीं थी कि पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, बल्कि ये थी कि पैसा आएगा कहाँ से। उन्होंने फैसला किया कि वो इस कर्ज के लिए जो जब्त की हुई रूसी संपत्तियां हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय वो बाजार से पैसा उधार लेंगे। ये एक बहुत ही चालाकी भरा कूटनीतिक कदम है। ऐसा करके उन्होंने रूस के साथ सीधा टकराव से बचते हुए यूक्रेन की मदद करने का रास्ता निकाल लिया। ये दिखाता है कि आज के दौर में वित्तीय साधन मतलब फाइनेंशियल टूल्स भी कूटनीति का एक कितना बड़ा हथियार बन चुके हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो एक धागा साफ नजर आता है। हाँ। चाहे वो बांग्लादेश में लोकतंत्र का संकट हो,
दिल्ली में पढ़ा लिखा आतंकी हो, माइक्रोसॉफ्ट का अरबों का भरोसा हो, इंडिगो की ज़मीनी हकीकत हो, या फिर बिहार में एक तरफा जीत, कोई भी घटना अकेली नहीं है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, और ये सब मिलकर उस केंद्रीय पहेली को और गहरा करते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एक तरफ भारत वैश्विक मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जहां दुनिया निवेश करना चाहती है, जहां की राजनीतिक स्थिरता आकर्षक लगती है, लेकिन उसी समय देश के अंदर ऐसी कमजोरियां हैं, चाहे वो कट्टरपंथ हो या सिस्टम का फेल होना, जो इस पूरी चमक दमक पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। तो आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि सूचना के इस सैलाब में हम शोर और संकेत के बीच फर्क कैसे करें। जब हमें एक ही समय में तरक्की और संकट दोनों की कहानियां दिखाई देती हैं, तो हम एक देश की असलियत का अंदाजा कैसे लगाएं? क्या तरक्की की बड़ी बड़ी घोषणाएं हमारी गहरी प्रणालीगत समस्याओं पर पर्दा डाल रही हैं, या फिर ये समस्याएं सिर्फ एक उभरती हुई महाशक्ति के रास्ते में आने वाली छोटी मोटी बाधाएं हैं? बट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।